नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। हमारे साथ हमारी ऑडियंस मौजूद है। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव हुए और नतीजों से कुछ संकेत मिले, और वो ये कि चुनाव बंगाल से हजारों मील दूर हुआ, लेकिन इस ट्रेंड का असर बंगाल में जबरदस्त हलचल पैदा कर रहा है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में मतदाताओं ने बीजेपी को चुना। ठाकरे बंधुओं ने मुंबई में अपनी मराठी वोट बैंक को मजबूत किया। सेकुलर वोट की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ 24 सीटों पर निपट गई, लेकिन अल्पसंख्यकों ने जो संदेश दिया उसने ममता बनर्जी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। बिहार में सबसे पहले मजबूत मुस्लिम लीडर बनाने के बाद ओवैसी ने की पार्टी एआईएमआईएम ने बीएमसी में भी कमाल किया, 8 सीटें अपने नाम की। इतना ही नहीं, मुस्लिम बहुल मालेगांव म्युनिसिपैलिटी में एक नई पार्टी इस्लाम पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया। यानी ओवैसी जो दावा करते हैं कि मुस्लिम अब दरी नहीं बिछाएगा, अपना नेता बनाएगा, जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने वाले हुमायूं कबीर भी कुछ इसी राह पर हैं, मुस्लिम सीटों पर दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा घुसपैठियों के मुद्दे के साथ बंगाल चुनाव का बिगुल बजा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदा में थे। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी घुसपैठियों को निकालकर बाहर करेगी, लेकिन बीजेपी बांग्लादेश से आए प्रताड़ित हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, यह आश्वासन भी दिया। यानी ममता चौतरफा चुनौतियों से घिरी है। ऐसे में अपनी हिंदू पहचान को कहें या कि हिंदू प्रेम को प्रदर्शित करने से ममता पीछे नहीं है। ममता भी फुल स्पीड में टेंपल रन कर रही हैं। दुर्गा आंगन, जगन्नाथ मंदिर, गंगा सागर मेला और अब जय महाकाल उद्घोष। ममता बनर्जी के बयान बता रहे हैं कि वो बंगाल की बैटल को तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण नहीं बनने देना चाहती। ऐसे में सवाल है कि क्या सेक्युलरिज्म की राजनीति सिमट रही है? क्या मुस्लिम मतदाता को सिर्फ मुस्लिम नेता पसंद है? और क्या हुमायूं कबीर बंगाल के नए ओवैसी बन जाएंगे? अगर मुस्लिम वोट एकजुट होगा तो क्या हिंदू वोट भी एकजुट होगा, सेफ रहेगा? अगर ऐसा होगा तो ममता के हिस्से में आएगा क्या? हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, आज इसी बात पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दीदी का उद्घोष सुनाते हैं और पीएम मोदी का वो बयान। जय महाकाल, हे महाकाल, हे भैरव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, और इस बात को ध्यान से सुनिए। ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। यहां बनने जा रही भाजपा सरकार मतुआ, नामशूद्र, शरणार्थियों की बस्तियों में विकास के काम को और गति देगी। आपका तारुफ करवाते हैं हमारे मेहमानों से। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। अब निजेश अवस्थी जी हैं, संघ विचारक। शहदाब चौहान हैं, नेता हैं एआईएमआईएम के। और सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता से आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं। खुश तो बहुत होंगे आप कि आप पर हमेशा यह आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, लेकिन इन सब के बीच आपने एक बात को सुनिश्चित किया है कि मुस्लिम अब दरी नहीं बिछाएगा। नतीजे दिखने लगे हैं। बंगाल में भी पिछली बार अनुभव अच्छा नहीं था, अब की बार उम्मीद है आपको? सबसे पहले मैं
महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एमआईएम पर विश्वास जताया और तमाम नगर सेवकों को बधाई, क्योंकि उन पर एक नई जिम्मेदारी है कि जनता की सेवा करना है बिना किसी भेदभाव धर्म जाति संप्रदाय के। और एक और खुशी की बात है, कुछ लोग कहते थे कि एमआईएम सिर्फ एक धर्म की पार्टी है, उनको भी एक संकेत चला गया। हमारे 4 नगर सेवक औरंगाबाद में और बाकी जगहों पर भी दूसरे धर्म जाति संप्रदाय के जीत का हैं, काकड़े साहब, विजय साहब, सब उनको भी बधाई। दूसरी बात यह है कि हमारे नेता ने भी कहा, हमने भी कहा कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अपने लिए कुर्सी लगाएगा और कुर्सी पर गर्व से बैठेगा। और आज महाराष्ट्र में भी वही हुआ, बिहार में भी वही हुआ, उत्तर प्रदेश में भी वही होगा। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, ये काम तो करती नहीं हैं। इन्होंने मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने में योगदान दिया है। इन्होंने हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने में कोई योगदान नहीं दिया। इन्होंने हमको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया कि देखो देखो बीजेपी आ जाएगी वरना हमें वोट दे दो। जिसको कहा जाता है चोरी और डकैती में फर्क होता है। चोरी करना चोर का पता नहीं है। इन्होंने मुसलमानों के वोट बैंक पे डकैती डाली है। ये सियासी डकैत हैं जिन्होंने डराया है मुसलमानों को कि आपको हमें वोट देना पड़ेगा वरना बीजेपी आ जाएगी। देखिए, हम भारत के संविधान को मानते हैं और अल्लाह से डरते हैं, उसके अलावा किसी से हम नहीं डरने वाले हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रतिनिधित्व खुद करेंगे। हमारी आवाज बरसे ओवैसी साहब है, इन्होंने कहा बीजेपी की भी टीम। पहले जनता ने इनको 10 साल तक इन्होंने जो नौटंकी की, अब जनता बिहार में जवाब दिया, महाराष्ट्र में जवाब दिया, अब उत्तर प्रदेश में जनता जवाब देगी। हम एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर, जब 7% वालों को उत्तर प्रदेश में 20% वालों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान और दूसरे वर्ग ये सोच रहे हैं कि क्या 20% वालों को 7% वाले यादव मुख्यमंत्री के लिए घोषित करेंगे। अब सवाल यह कि हिजाब पहनने वाली भी मुख्यमंत्री बनेगी। 10 सेकंड दीजिए। अगर बाबा गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, संविधान अधिकार देता है, तो दाढ़ी टोपी वाला भी मुसलमान भी बन सकता है, हिजाब वाली बहन भी मुख्यमंत्री बन सकती है, क्योंकि भारत का संविधान सभी को अधिकार देता है। एक छोटा सा सवाल आपसे, आपने कहा हम सब धर्मों की पार्टी हैं, क्या एआईएमआईएम ऐसी सीट पर जीती जहां हिंदू बहुल इलाका हो? मुस्लिम बहुल पर ही क्यों जीतती है? और फिर आप कहते हो कि हम हर धर्म की बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे काकड़े साहब, विजय साहब, ये कहां से जीते हैं? चेहरे हिंदू हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है। नहीं, औरंगाबाद में जहां शिवसेना जीतती थी, कभी कोई और जीता ही नहीं था। शिवसेना के जहां जीतती थी वहां एमआईएम जीती है, क्योंकि हम लोगों ने एक संदेश दिया है कि भाई आप नफरत के नाम पर कहां तक राजनीति करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर क्या हमारे दलित मेयर नहीं बने, दलित कॉर्पोरेटर नहीं है? और उत्तर प्रदेश में पहला जिला पंचायत अगर हमारा जीता, कैलाश कुमार गौतम जीता, वो मुस्लिम बाहुल्य वार्ड नहीं था। तो हमारा यह संकेत है कि जो राजनीतिक दल जो सो कॉल्ड सेक्युलर बोलते हैं, वो मुसलमानों को अनटचेबल मानते हैं, हमें अपना सियासी गुलाम समझते हैं। हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अब हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी आएंगे। शिवम त्यागी, ममता बनर्जी जो पिछले चुनाव तक कहती थी कि ये चंडी का प्रदेश है, यहां जय श्री राम का क्या नाम, अब उनको जय श्री राम भी याद आ रहा है, महाकाल भी याद आ रहा है, गंगा सागर भी याद आ रहा है, जगन्नाथ भी याद आ रहा है। तो उन्हें जब हिंदू असर्शन की बात करते हैं तो आपके तुष्टीकरण के आरोपों का तो वो स्टेज से खड़े होकर उसको एकदम धज्जियां उड़ा देती हैं। आज का उद्घोष सुना कि नहीं आपने? साक्षात शिव आ गए आज। आखिर में जय महाकाल ही याद आते हैं सबको, राजनीति के आखिर में। तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि राजनीतिक जो यात्रा है वो खत्म होने वाली है, तो जाहिर है महाकाल ही याद आएंगे। दूसरा, एक और मेरे भाई ने कहा कि जिस तरह की स्थितियां बनी, मुसलमानों को ना हमेशा दरी बिछाने का काम दिया गया, वो अब दरी नहीं बिछाएगा। यानी कि अब्दुल से अब तक कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले हमेशा दरी ही बिछवा रहे थे, ये बात तो मान ली इन्होंने। खैर, अब यह भी समझने की बात है कि हिंदुओं को रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं, उनको डराया जा रहा है, तुष्टीकरण किया जा रहा है, और मुसलमान दरी बिछा रहा था, तो फिर मलाई कौन खा रहा था? यही कुछ परिवार। मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं, और एक और चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही। कहते औरंगाबाद में भी तो हिंदू ही जीता। भैया वो छत्रपति संभाजी नगर है, औरंगाबाद नहीं है, बदल लो इस नाम को। जब पहले ही बदल गया, मतलब नाम लेने में तो दिक्कत हो रही है, लेकिन बता रहे नहीं हम तो सभी धर्मों की पार्टी है। खैर, अब आगे आते हैं। इंटरेस्टिंग बात साफ यहां पर यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2024 में मैंडेट मिला, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लोगों ने कहा 1 साल में सरकार चली जाएगी, 6 महीने में सरकार चली जाएगी, पगडंडियों पर चलने वाली सरकार है। हम महाराष्ट्र जीते, हम दिल्ली जीते, हम बिहार जीते, और इसके अलावा म्युनिसिपल हम जीत गए, इतनी हरियाणा हम उसके बाद जीते। इतनी प्रचंड जीत देने के लिए और अब म्युनिसिपल में जीत देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद जनता का। और मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्या यह कोई हिंदू संकेत है जो बंबई से लेकर बंगाल तक पहुंचेगा? क्योंकि बंगाल को टीएमसी आइडेंटिफाई करती है कि यहां धर्म नहीं चलता, भले इसके कि वो धर्म की बात कर रहे हैं।
तो ममता दीदी कैसे हर हर महादेव करने लग गई? वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ और ही बातें करती थी अगर धर्म नहीं चलता। और दूसरी एक और बात है, मैं एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर, सिर्फ इतनी सी कि जिस तरीके से इस देश में खास तौर पर हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट बनाकर सिर्फ एक ही धर्म की जाति में तोड़ने का काम हुआ है, कहीं ना कहीं ये देश का जो हिंदू है उससे बाहर आया। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगर मैं खास तौर पर मुसलमानों की बात करूं, कभी आपने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और इसके अलावा मिस्टर सोरेन और इसके अलावा जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनको कभी मुसलमानों की जातियां बताते देखा क्या? कभी आपने देखा? आप बताइए मुझे। लेकिन इसी में सैयद, शेख, पठान, मुगल, अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी, रंगरेज, राइन, मलिक, चौधरी, मुस्लिम, बिस्ती, मनिहार, नट, लोहार, धोबी, बढ़ई, मिसाई, इनकी तो बात ही नहीं होती। बात क्या होती है? पंडित है, ठाकुर है, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित, अरे भाई है सारे के सारे भाई। तो इनका क्या काम था कि मुसलमानों की 100% वोट ले लो और हिंदुओं में से कुछ लोगों को जातियों में तोड़ दो, अपना काम हो जाएगा। वो बंद हो गया भाई साहब अभी फिलहाल तो। सर एक सवाल आपसे, अवनीश जी, आप समझना चाहते हैं क्या सेकुलरिज्म की राजनीति सिकुड़ रही है? और अगर ऐसे में अगर ये सेकुलरिज्म की राजनीति सिकुड़ती है और एक मुस्लिम आइडेंटिटी के आधार पर कोई पार्टियां आगे बढ़ती हैं, ये तो कोई शुभ संकेत नहीं है। ये याद दिलाता है विभाजन से पहले जब मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हुई कि हमारी ये मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, हमारे मुस्लिम नेता होंगे। उसके बाद 75 सालों तक राजनेताओं ने इस बात से परहेज किया कि कम से कम धर्म के नाम पे पार्टी ना बने। हिंदू महासभा तो नहीं सुनते हम, लेकिन इस्लाम पार्टी जरूर सुन रहे हैं। पवन जी, मेरी इस बात पर आपत्ति है कि आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म की राजनीति खत्म हो रही। सेकुलरिज्म की राजनीति थी कब? आप ये बताइए ना। 70 सालों में क्या सेकुलरिज्म की राजनीति हुई इस देश में? लगातार तो यही रहा था। नहीं, कहने की बात नहीं, वो तो अभी भी कहेंगे। अभी भी वो कहते हैं वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हमें इकट्ठा होना है, ना, यही कहते हैं ना, वही कह रहे सब लोग, तमाम लोग यही कहते हैं ना। तो बात यह है कि अब तक जितनी जिस बेशर्म तरीके से, जिस वल्गर तरीके से सांप्रदायिक राजनीति हुई इस देश में, एक उससे आज़ादी से पहले शुरू हो गई थी। उसका कारण एक विभाजन हुआ। आज आप ये देखिए कि जहां पर भी 30-35%, 20%, 25% कहते हैं, जिस दिन 35% होगा उस दिन हम अलग देश बना लेंगे। अभी तो ममता बनर्जी का विधायक ही कहता था ये मिनी पाकिस्तान है। आपको मालूम है, उसने सबके सामने कहा, पाकिस्तानी अखबार डॉन का पत्रकार आया, उसने कहा कि हमारा मिनी पाकिस्तान है। यह है इस देश की हालत। और मैं आपको बता दूं, आप जिसको सेकुलर राजनीति कहते हैं ना, आपके हिसाब से तो सेकुलर, कांग्रेस सेकुलर है। उस कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में उसने एक, क्या हुआ, एक पहाड़ी पर दिया जलाने की अनुमति नहीं दी। हाई कोर्ट के एक ऑर्डर नहीं, सिंगल बेंच, डबल बेंच के ऑर्डर के बावजूद वहां पर नहीं जलाने दिया। उसी पहाड़ी पर एक दरगाह में झंडा फहराने की इजाजत है। इसको आप लोग या तमाम लोग अब तक इसको सेकुलर राजनीति कहते रहे। ये सेकुलर राजनीति नहीं है, ये वही तुष्टीकरण की राजनीति है। मजे की बात यह कि शादाब साहब जो कह रहे हैं ना कि हमारा सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये इनके कैंडिडेट तो हैं 2-4 हिंदू, लेकिन जो सारी राजनीति वो तो मुस्लिम की है ना। कहते हैं मुस्लिम अब दरी नहीं बिछाएगा। इन्होंने कभी कहा कि आम आदमी नहीं देगा, मुस्लिम दरी नहीं बिछाएगा, ये कह रहे हैं। ये 2 कैंडिडेट ले आए, 4 कैंडिडेट ले आए या हिंदू, उसके बाद कह रहे हैं कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। आपके लिए क्या है कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा? है तो सिर्फ मुसलमान की राजनीति ना, ये सिर्फ ये। तो पवन जी बात सुनिए ना, गरीब तो हमेशा से बिछाता है सर। आपने गरीब की तो बात नहीं। अच्छा, नहीं, एक और बता दूं, वो क्या सारे मुसलमान? नहीं, पवन जी, शादाब एक सेकंड, मैं 10 सेकंड अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप लोगों के सामने मैं पूछना चाहता हूं, आप एक बात बताइए कि यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में अगर यहाँ पर एक लिंचिंग हो जाती है, और लिंचिंग सिर्फ एक संप्रदाय की, या मैं साफ कहूँ मुसलमानों की नहीं, अगर लिंचिंग की लिस्ट दूंगा मैं आपको, तो उसमें आपको ज़्यादा लोग 66% लोग जो है वो हिंदू होंगे लिंचिंग के। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या होता है कि लिंचिंग हो रही है एक संप्रदाय की। अभी कल AR रहमान ने भी वो विक्टिम कार्ड खेला है। आप एक बात बताइए मुझे, सिंपल छोटी सी बात बताइए कि भारत माता की जय कहने में, तो उन्होंने कहा कि मेरे गले पर अगर छुरी भी रख दोगे, आंख बंद करके बोलते हैं वो, ठीक है ना, तो मेरे गले पर अगर छुरी भी रख दोगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लेकिन जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं वो। उनका फिलिस्तीन से क्या लेना देना, आप ये बताइए। जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, जिस भारत में रहते हैं, जिस वतन की, जिस मुल्क की वो राजनीति करते हैं, जिस मुल्क में रह करके राजनीति करते हैं, उसकी जय नहीं बोलेंगे? वो उसका धर्म, वो इजाजत देता है। बंगाल में क्या असर होगा सर? क्या ये एक पैटर्न समझ में आ रहा है? पहले बिहार था, फिर यहां देखा गया, क्या बंगाल में भी
कास्ट लाइन के अलावा अब रिलीजन लाइन पे वोटिंग होगी? रिलीजन लाइन पे नहीं, सवाल ये रिलीजन लाइन पे नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ रिलीजन लाइन पे होती है? हम सब लोग कहते हैं और सारे विश्लेषण कहते हैं यहां पर इतने % मुसलमान हैं तो यहां पर बीजेपी नहीं जीत सकती। यही होता है ना विश्लेषण, तो यही होता है ना। मैं बड़े ब्लंटली कह रहा हूं आप लोगों के सामने, ये जो विश्लेषण है ये सांप्रदायिक नहीं है क्या? ये सांप्रदायिक राजनीति नहीं है क्या? जिसको आप सेकुलर राजनीति कहते हैं, बिल्कुल वो सेकुलर राजनीति के नाम पर, सेकुलर राजनीति के नाम पर जो विश्लेषण होता है, सेकुलर राजनीति के नाम पर जो विश्लेषण होता है, वो सारा विश्लेषण क्या होता है कि ब्राह्मणों का इतना वोट मिला, क्षत्रियों का इतना मिला, दलितों का इतना मिला बीजेपी को, और मुसलमान एक, अब हिंदू बटा हुआ, उसके आधार पर सारा विश्लेषण होता है। बात सिर्फ एक बात है कि आप जो कह रहे हैं ना कि बिहार का, वो तो बिहार के चुनाव के रिजल्ट के दिन ही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि बिहार से गंगा अब बंगाल की तरफ बहने वाली है। तो अगला चरण जो है, अगला पड़ाव जो है वो बंगाल होगा। सैयद जवाद साहब, क्या ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? कल भी वहां जहां मस्जिद बनने वाली है एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इस बात पे कि झारखंड में लिंचिंग हो गई और कहा गया कि ममता दीदी नहीं बोल रही हैं उसके लिए, हम मुसलमान बोल रहे हैं। तो जब इस मुस्लिम आइडेंटिटी को असर्ट किया जाता है तो ममता बनर्जी की सेहत पर, वोट बैंक पर क्या असर पड़ता है? जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे आखिर में वक्त देने के लिए, और एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि अंधेरे चारों ओर साएं साएं करने लगे और चिराग हाथ उठा के दुआएं करने लगे, और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। अभी ये भी सेकुलरिज्म के ऊपर साहब आ गए, और वो तो सेकुलरिज्म के कितने बड़े जो हैं झंडा बरदार फरमा बरदार है, वो भी हमने देखा है इस देश में। बाबा नहीं किया किसी ने। नहीं आप जरूरत भी नहीं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, अभी हमारे भाई जो हैं MIM के, वो भी बताने लगे कि अब्दुल दरी बिछाता था। माफ करिएगा, अब्दुल दरी नहीं बिछाता। इस देश का अब्दुल जो है वो मुख्यमंत्री भी रह चुका है, आसाम के अंदर भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी रह चुके हैं, बिहार के अंदर भी रह चुके हैं, राजस्थान के अंदर भी रह चुके हैं, और बड़े बड़े ओहदों पर इसी देश की जनता ने इसी सेकुलर, अलाउ मी टू स्पीक, मैं बता रहा हूं आपको, पिछले 40 साल मैं आपको वही कह रहा हूं, और इसी 40 साल नहीं, इससे पहले जो भी यहाँ पे सेकुलर पार्टी थी उन्होंने बड़े बड़े लोगों को, आप सब डिस्टर्ब करेंगे, ये झूठे लोगों को दिक्कत होने लगी है। जैसी हक और हक बयान करो, हकीकत बयान करो, बहुत तकलीफ होगी दोनों को, क्योंकि दोनों जो है इधर से बैटिंग कर रहे हैं, उधर से रनअप ले रहे हैं, और दूसरा जो है रनअप ले रहा है उधर दूसरी बॉलिंग कर रहा है। ये चल रहा है देश के अंदर। तो देश की जनता को समझना पड़ेगा। अरे भाई तीन आप एक तरफ खिलाड़ी हो गए अभी। इस देश के अंदर आप देखिए कि विदेश मंत्री के मुसलमान नहीं रहे, इस देश के उपराष्ट्रपति के मुसलमान नहीं रहे, इस देश के अंदर राष्ट्रपति के मुसलमान नहीं रहे। इस बात को लेकर हम और उसके बाद सुनिए, ये झूठी नजीरें पेश करे यार, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को रोकना चाहिए। हम नहीं चाहते कि देश के अंदर उस तरीके की विभाजनकारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज आए जो भाई से भाई को जुदा कर दें। हम सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण से फायदा किसको हुआ? ध्रुवीकरण से फायदा किसको हुआ इस चुनाव में? आप BMC की बात कर रहे हैं, किसको ज्यादा फायदा हो रहा है? हिंदू मुसलमान करके सेकुलर पार्टी सबका हिस्सा मिला, सेकुलर मुल्क है और आज भी सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलेगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, यहां का 90% हिंदू समुदाय भी सेकुलर है, और यहां का 90% मुसलमान भी जो है वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, और सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलकर ही देश आगे बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल की आपने बात उठा दी, पश्चिम बंगाल के अंदर ध्रुवीकरण के लिए पहुंच गए। एक तरफ मस्जिद की राजनीति करेंगे, दूसरी तरफ मंदिर की करेंगे। मस्जिद की राजनीति वाला तो रिप्रेजेंटेटिव है नहीं यहाँ पे भाई। वो किसकी पहले पार्टी के अंदर थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से नहीं रह के आए? वो TMC में रहे। अब TMC के अंदर, TMC ने निकाला उनको बाहर, इसीलिए तो बाहर का रास्ता। लेकिन इनकी तरफ से अगर कोई बयान देता है, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नफरती बयान आएंगे तो उनको फूल मालाएं पहनाई। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो लोग जो लिंचिंग करके आते हैं उनके मंत्री जाकर के उनको फूल मालाएं पहनाते हैं आकर के, जो दिन रात नफरती बयानबाजी करते हैं उनको जाके फूल मालाएं पहनाते हैं आकर के। और किसने नफरत की बयानबाजी नहीं करी? सवाल मेरा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के? सब देश की जनता जाती है। इस सेकुलरिज्म को बचाने की इसलिए भी इस मुल्क के नौजवानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल जो है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है, और सेकुलरिज्म के रास्ते पे देश तरक्की कर लेगा। अन्यथा जो आप देख रहे हैं वो हालात बहुत खराब है देश के लिए और आने वाले समय के लिए भी। सर जब आप नाम गिनाते हो ना, राष्ट्रपति मुस्लिम, मुख्य चुनाव आयुक्त मुस्लिम, मुख्यमंत्री मुस्लिम, कहां दरी बिछाई? हमें कोई शंका नहीं है। आंखों में दरी है, जिनकी आंखों में दरी है वो दरी ही देखेंगे। तो सुन लीजिए सर, लेकिन जिनकी आंखों में डर है वो डर ही देखते हैं। हम डर देखने वाले लोग हैं, दरी देखने वाले नहीं हैं। सर जो आप लिस्ट गिना रहे हो उस पे किसी को कोई शंका नहीं है, हम मैं मौजूद लोगों को भी नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ये दरी बिछाने की बात करते हैं तो क्या मतदाता
धर्म के नाम पर इकट्ठा होकर वोट देता है, नतीजे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये को बीड़ा ड्राइंग रूम और स्टूडियो की बातें तो बहुत अच्छी हैं। मैं बता दूं, जमीन की बताइए। सुन लीजिए, देश के दलितों को, देश के अल्पसंख्यकों को, देश के ओबीसी समाज के और खास तौर पे महिला वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी दीवार से लगाती चली जा रही है। सोशो इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम जो हमारा आपसी ताना बाना था, उसको लगातार तोड़ा जा रहा है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जश्न नहीं बनाए जब एक कॉलेज के अंदर मुस्लिम छात्र ज्यादा हो जाते हैं तो इनके पेट में तकलीफ होने लगती है और बच्चे पढ़ ना पाए। अब्दुल को दरी बिछाने का काम वो भी कर रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं जो बड़े अब्दुल के खैरख्वाह बने हुए हैं। इसी अब्दुल के लोगों ने पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के बाहर भी जो है भारत का नाम रोशन करा है। क्या ए.आर. रहमान साहब को आप भूल जाएंगे? शहजाद साहब, ऑस्कर अवार्ड शहजाद साहब ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप सेकुलर राजनीति को जब साइड में करते हो ना, तो आप दो खेमे बनाते हो, एक हिंदू की राजनीति, एक मुस्लिम की राजनीति, और इस डिवाइड एंड रूल में आप बीजेपी के साझेदार हैं। दरअसल क्या है कि जब तथ्य ना हो तो इसी तरह की तथ्यहीन बात होती है। इन्होंने कहा वहां के मुख्यमंत्री रहे, वहां के रहे, बड़ा एहसान है क्या? हम तो पिछले 70 सालों से उन्हीं राजनीतिक दलों को तो वोट देते आए हैं ना। पिछले 40 साल, इसका मतलब हिस्सेदारी मिली। सुन लीजिए, पिछले 40 साल में एक मुख्यमंत्री, आप कश्मीर को हटा दीजिए, एक मुख्यमंत्री मुझे बताइए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 20% वालों ने 7% वालों को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। एक बार मुझे बता दीजिए कि घोषित किया हो, कभी सुन लीजिए, कभी डिप्टी सीएम बनाया। दूसरी अच्छा, ये मुजफ्फरनगर दंगे तय होगा कि मुस्लिम अगर मुख्यमंत्री हो ही तो मुस्लिम का विकास हो पाएगा। क्या ये मांग कितनी सही और कितनी गलत है? शायद 10 सेकंड का एक छोटा सा इंटरेक्शन। ये 7% वालों को नहीं, एक परिवार का व्यक्ति बन सकता है साहब, सिर्फ परिवार का व्यक्ति बन सकता है। वो 7% वाला भी नहीं कोई बन सकता, वहां पे सिर्फ एक परिवार का ही आदमी बन सकता है। सुन लीजिए, सवाल यह है कि अगर हम ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी बात अंबेडकर साहब ने की थी, जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा वो समाज, उस समाज को न्याय नहीं मिल सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अंबेडकर साहब ने बोला था। और दूसरी बात ये, अगर मैं समाज का बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी अंबेडकर जी ने कहा था। कब कहते हैं आप स्कूल जाओ? बिल्कुल, हाँ, ये भी सवाल है। बिल्कुल, आप कहते हो मदरसा जाओ। नहीं, आपका सवाल जायज है। आपके मन से कभी कहा गया कि मदरसे की शिक्षा से रोजगार नहीं मिलेगा, अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगी, आप स्कूल जाओ? सुन लीजिए, मदरसे की शिक्षा से ये मुल्क आजाद हुआ है सर, ऐसा ना बोलिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सुन लीजिए, वो धार्मिक शिक्षा है, उससे रोजगार मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है आपको। सुन लीजिए, आप मौलवी ही बन सकते हैं। अच्छा, ये मस्जिद मजार संभाल लेंगे आप सर, मुझे, लेकिन क्या इंजीनियर बन जाएंगे? लीजिए, आप सुन लीजिए, मसला क्या है कि जहाँ 4 एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूं, मेरी बात पूरी। सबको 4 एक तरफ दिखाई दे रही है। सुन लीजिए, क्या जो लोग पढ़कर के हमारे बच्चे, चलिए मुसलमानों को नहीं मिला, बाकी जो धर्म के बच्चे आए उनको सबको रोजगार मिल गया। आप इंजीनियर बनने के बाद, लॉयर बनने के बाद, बीबीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद, सुन लीजिए, 80 करोड़, सुन लीजिए सर, 80 करोड़ लोग राशन पर मजबूर हैं। अब आपने बात कही सर, यार यही तो प्रॉब्लम है। आप गलत बात हो जाएगी, फिर मैं किसी के बीच में बोलूंगा, फिर आप गजब तर्क दे रहे हो। मुझे बात, आप गजब तर्क दे रहे हो, बोलने दीजिए, उसके बाद रोजगार नहीं मिल रहा तो पढ़ो मत। नहीं, अच्छा, ये कि मैं वहां बैठ जाता हूं, अच्छा मैं वहां जाता हूं, नहीं, मैं नहीं बोलता हूं, बोलिए भाई, गलत बात है ना। आप अगर ये चाह रहे हैं कि नहीं, ये दिखाओ कि मुसलमान पढ़ाई का विरोधी है, आधी बात को कट एंड पेस्ट करो, तो आपको मुबारक सर। हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के नेता 12,000 बच्चों को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपनी विधानसभा में बिना जाति धर्म भेदभाव के फ्री में KG to PG फ्री में शिक्षा देते हैं। ये हमारी पार्टी का काम है। इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, MBA, सब चीज। और हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़कर आगे आए। इन्होंने कहा ये जो सेकुलरिज्म के सूरमा है, लेकिन ये किस पार्टी में, इनको ये नहीं पता, इनकी विचारधारा क्या ये भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं। जिस दलों की ये बात कर रहे हैं, उन दलों की सरकारें रही 70 साल में। बताइए, हमारे क्षेत्रों में आपको पुलिस स्टेशन तो मिल जाएंगे, कितने शैक्षिक स्थान हैं, शैक्षिक संस्थान बनाए इन्होंने, कितने अस्पताल बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कितनी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज बनाई। बीजेपी तो अब आई ना हमारा नुकसान करने के लिए। अरे यूएपीए आप लेकर के आए सर, जिसकी वजह से शर्जिल इमाम और उसको दूसरे को, उमर खालिद को बेल नहीं मिली। क्या यूएपीए की वजह से शर्जिल इमाम और उनको मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है? किया गया, मुस्लिम होने की वजह से निशाना 2008 में तरमीम किया, कांग्रेस लेकर के आई, चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे। तो हमारे लिए दोनों बराबर हैं। शर्जिल जब इमाम मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, लगता है कि वो मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, हमारी बहनों की इज्जत लूटती है, तो सपा के लोग तमाशा देखते हैं। ये वो सेकुलरिज्म है। जवाब ऐसे सेकुलरिज्म को अपने पैरों के नीचे रखता हूं मैं। सर, आप कह रहे, इनका सीधे तौर पे कहना है कि आप शर्जिल इमाम को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो मुसलमान है, उस पर यूएपीए लगा दिया और कांग्रेस आपकी साझेदार। उन्होंने शेर से शुरू किया तो मैं भी शेर ही पढ़ता हूं कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, और लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।
आपको तो अभी हम 10 साल ही हुए हैं, इतनी जल्दी रोने लग गए कि वो सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया, देश खतरे में आ गया, मुसलमान खतरे में आ गया। कोई खतरे में नहीं आया भाई। इस देश में सभी बराबर रहते हैं, सभी के लिए सारी योजनाएं बराबर हैं, सभी के लिए देश बराबर है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ जाएगा तो उसको धर्म देखकर छोड़ा नहीं जाएगा, जैसे पहले छोड़ दिया जाता था। अगर आपको वो वाली प्रिवेंशन चाहिए तो वो तो नहीं मिलने वाली। अब एग्जांपल देता हूं आपको। इन्होंने कहा नहीं मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। सेक्युलरिज्म का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष। बताइए इस देश में इस सरकार की कौन सी ऐसी नीति है जिसमें मुसलमानों को एक तरफ रख दिया गया हो? बता रहे हैं इस देश प्लीज अरे आपके पास आ रहे हैं, टिकट देते हैं, अरे कितने लोगों को टिकट के आगे सुनिए, एक मिनट, एक सवाल आपके पास ही आ रहा हूं मैं। वो हमारी पार्टी है, कोई सोशल वेलफेयर योजना नहीं चल रही है वहां पर। वहां जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा। प्लीज बीच में नहीं, एक बार जवाब ले लीजिए, मैं आऊंगा। आप मुझे एक चीज बताइए, किस एक व्यक्ति को ऐसी एक योजना है जिसमें मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला? कौन सी एक ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला? हमसे पहले इस देश में देश की सरकारी नौकरियों में अप्रोक्सीमेटली 4% मुसलमान होते थे, आज वो 9% पर है। कैसे पहुंचे भाई? अगर हम मुसलमानों से नफरत करते तो वो कैसे आते? वो कैसे आते? लेकिन यह बात साफ है कि अगर आप मुसलमान हैं और आपको इस वजह से इम्यूनिटी दे जाए, आप शर्जिल इमाम हैं, आप कहेंगे कि इस देश से जो है चिकन नेक काट दिया जाए, तो माफ कीजिए, आप मुसलमान हो, कोई किसी भी धर्म से आते हो, आपको जेल के पीछे जाना पड़ेगा और यूएपीए भी लगेगा। देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों के लिए कोई धर्म देखा नहीं जाएगा। अब सुनिए, आप 10 सेकंड और दे दीजिए, आपका जवाब दे रहा हूं, आपका ही सवाल ले रहा हूं। 10 सेकंड। एक और चीज, इस देश के जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सब एक समान है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ये कभी नहीं कहेंगे कांग्रेस की तरह कि मुस्लिम माइनॉरिटी, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। हमारे लिए 140 करोड़ बराबर है, चाहे वो बहुसंख्यक है अल्पसंख्यक है, बराबर है, लेकिन किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगी। सर, मैं उसका उदाहरण देता हूं। इन्होंने आपसे कहा, सुनिए सवाल, आपका सवाल तो फ्रेम करने दीजिए। इन्होंने कहा कि आप योजनाएं बताइए, कहां फर्क किया? राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन की जहां तक की बात है तो उनको कहना कि विनेबिलिटी फैक्टर है, वहां पे रिलीजन फैक्टर ही नहीं है। अब आप कुतर करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, जवाब दीजिए, कहां भेदभाव हुआ? अभी बता रहा हूं, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर 42 मुस्लिम छात्रों ने अपनी योग्यता के आधार पर वहां पर एडमिशन लिया था। पेट में तकलीफ होने लगी कॉलेज का नाम क्या था? अरे कॉलेज का नाम क्या था? बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे कहीं पर अपनी योग्यता के आधार पर चले जाएंगे और वहां पे जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो यही लोग मिठाइयां बांटेंगे। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप आती थी, पढ़ लीजिएगा जाकर के। माइनॉरिटीज को देने वाला बजट इस सरकार ने घटा दिया। स्कॉलरशिप जो है मुसलमानों की छीनी जा रही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो करा जा रहा है। और उसके बाद भारत के अंदर जो मुसलमानों की स्थिति हो रही है, चाहे आर्थिक तौर पर देख लीजिए, चाहे न्यायिक तौर पर देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर तौर पर मिलने वाली एजुकेशन, न्यायिक तौर पे कैसे, कहां मुसलमान को देख के सजा दे दी गई? तौर पे क्या पहुंचा रहे, कह रहे बाइकआउट करो। न्यायिक तौर पे बताइए ना, शब्द को आप न्यायिक तौर पे, न्यायिक तौर पे कहां से? न्यायिक तौर पे लगातार जिस तरीके का भेदभाव पुलिस प्रशासन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा इस चीज को लेकर के, कोर्ट में भी अगर हिंदू मुसलमान हो रहे तो फिर कहां सुरक्षित है भाई? जो बुलडोजर नीति इनकी चल रही है, एक सेकंड रुकिए यहीं पर। इनकी जो बुलडोजर नीति है वो किसके खिलाफ है? मजलूमों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है। जाकर के देख लीजिए। यूपी में हिंदुओं पे भी चलता है, मुसलमानों पे भी चलता है। आप काउंटर मत करिए, ये काउंटर करने के लिए है। इनका कहना है देश के अंदर जो पुलिस प्रशासन भेदभाव कर रहा है, सुन लीजिए। अभी संबल पुलिस का आपने रवैया देखा था? सुनिए तो, संबल पुलिस का रवैया देखा था? आपके सवाल में जवाब भी डालूं, आपकी तरफ से बैटिंग कर रहा हूं। कह रहे नहीं एफआईआर लिखी जाएगी, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, ये रवैया है दोहरा। न्याय का जो दरवाजा है, पुलिस भेदभाव करती है, बुलडोजर मुसलमान का घर देख के चलता है, ये आप मुसलमान। अच्छा एक चीज बताइए, इन्होंने आप ही के सामने कहा ना कि भाजपा मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, तो हम तो पहले से ही नहीं देते, तो फिर खत्म किसने कर दिया? बताइए, इसका मतलब कांग्रेस नहीं दे रही? अरे भाई यार, इनके बीच में कोई बोला? इसका जवाब ले लीजिए, बीच में मत बोलिए। दूसरा एक और चीज एक बताइए, इनके धर्म में भी अहमदियात से लेकर और जितने भी बोराज है, तमाम पिछड़े हैं, उनका दर्द इनको कभी नहीं होता। दलितों से आपका क्या लेना देना भाई? उनको तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इस देश में, बिल्कुल लेना देना है हमारा। ओबीसी से भी लेना देना है, महिलाओं से भी लेना देना है, बेरोजगारों से भी लेना देना है, युवाओं से भी लेना देना है, सब दबे कुचले से आपको लेना देना है। एक बार जवाब तो लेने दो। अगर इतना लेना देना होता तो जनता सुपड़ा साफ थोड़ी ना करती। 240 पे आ गए, 400 पार के नारे देते, 240 पर आ गए। आने वाले वक्त एक चीज तो बताइए, ये कोई पिन है क्या इस माइक में जो मेरे बोलते ही चुभ जाती है उनको और वो चिल्लाना शुरू कर देता है? क्या हो गया? 4 सेकंड तो रुको, सब बात हो गई है। मतलब उनके बीच में कोई बोला। अब आगे आता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इस देश में मैं फिर से कह रहा हूं, बुलडोजर नीति कोई जाति धर्म देखकर नहीं चलती।
किसी के खिलाफ कार्रवाई कोई जाति धर्म देखकर नहीं होती, और अगर कोई डेटा है तो डेटा दे। ये फालतू का रिटॉरिक करने से कोई फायदा ही नहीं है। इसका कोई तर्क है क्या? अगर कोई डेटा हो तो बताइए, मैं बताता हूं आपको। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी नोएडा में 10 लोगों पर बुलडोजर चला, उसमें से एक मेरी जाति का व्यक्ति भी था। तो क्या मैं ये कहने लगूं इसलिए चला क्योंकि जाति देखी गई? इसी प्रदेश में, इसी जगह पर जिन लोगों ने पुलिस के खिलाफ काम किया, अत्याचार किया, उन लोगों पर बुलडोजर भी चला और एनकाउंटर भी हुए। कोई जाति धर्म नहीं देखा गया। लेकिन ये पता है क्या चाहता है? अरे मैं तो मुसलमान हूं, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं छोड़ा जाएगा भाई। नहीं, अगर इस देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा नहीं छोड़ा जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अब एक और 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा बचा हुआ है, रुक जाइए। आपके इस सवाल का दूसरा हिस्सा बचा हुआ है। फतेहपुर के ऊपर मैंने डेटा मांगा है, ये मकबरे के ऊपर लोग चढ़ गए और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो उनके गले में हाथ डाले घूम रही है। इनका इंसाफ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में नाम नहीं लिया बहुत से लोगों का। क्यों? अब निजेश बहुत जी, से लोग एक सवाल इन्होंने उठाया कि माता वैष्णो देवी में अगर मुस्लिम बच्चों का एडमिशन हो गया तो उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। इस पर जवाब दीजिए, क्या ये धर्म के आधार पर की गई कार्रवाई है? एक बात तो सुनिए ना, ये इससे माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के बारे में तो बताइए, वहां पर रिजर्वेशन क्यों नहीं है? वहां पर आइए ना, वहां दलितों को, अभी कह रहे थे दलितों के लिए, हम तो दलितों के साथ हैं। दोनों यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है रिजर्वेशन, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी में नहीं, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी। और ऐसा नहीं कि नहीं था, खत्म किया गया उसको बाकायदा। वहां पर रिजर्वेशन नहीं है कोई। वहां पर रिजर्वेशन किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए, उनके लिए है रिजर्वेशन। वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन हो सकता है खास संप्रदाय के लिए, जामिया में खास संप्रदाय के लिए एक रिजर्वेशन हो सकता है। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई, ये बताइए ना, क्यों नहीं हो सकता? जम्मू कश्मीर में तो हिंदू माइनॉरिटी है। और सुनिए, वहां भी माता वैष्णो देवी की रोज सुबह शाम आरती गानी पड़ेगी। ये कौन सा करेंगे ना? करेंगे ना? जबरदस्ती करेंगे? क्यों जबरदस्ती करेंगे? अब आ गए ना, आ गए उसमें। माता वैष्णो देवी के नाम पर चंदे से बनाया गया इंस्टीट्यूशन है। तो ये यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज चल रही हैं वो भी चंदे से ही चल रही है। एएमयू में मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ, एएमयू में बाकायदा इनको नहीं है, ड्रेस कोड है। आर्टिकल 30 के तहत एएमयू और जामिया स्थापित है सर। क्या आप आर्टिकल 30 को खत्म करने वाले बोलिए? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले चुकी है। बोलिए क्या? नहीं सर, आर्टिकल 30 को पढ़िए आप। नहीं पढ़ेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना मेरा राइट है। शादाब, क्या माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां पे हिंदू माइनॉरिटी, क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तौर पे उसे कंसीडर किया जाना चाहिए? और अगर कहा जाता है कि दूसरे धर्म से आप कुछ नहीं ले सकते, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, आप दूसरे धर्म के चंदे पर बने हुए इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर बन सकते हैं, उसमें इस्लाम क्या कहता है? सुन लीजिए, बात जहां शैक्षिक संस्थान की आती है, शिक्षा कहीं से भी प्राप्त हो, शिक्षा पे कोई बाध्यता नहीं है। और एएमयू में भी नॉर्मल तरीके से कितने हिंदू भाई शिक्षा लेते हैं। क्या ऐसा है कि जामिया से, एक देश की बड़ी एंकर जामिया से पढ़ी है, मैं नाम नहीं लूंगा यार, लेकिन बड़ी एंकर वो पढ़ी है जामिया से। आज तक उन्होंने कहा कि मुझे जामिया में बड़ा अनकंफर्ट फील होता था, मेरी इज्जत को नहीं, कोई नहीं, आप तो दलितों की बात करते हैं, आप मांग करेंगे कि आर्टिकल आपको सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप जवाब पूरा सुनिए ना, वो भी तो आपकी तरफ। हाँ सुन लीजिए, आर्टिकल 30 के तहत स्थापित इंस्टीट्यूशन में जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि माइनॉरिटीज अपने बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, सुन लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर, पूरी बात। और आर्टिकल 341A और B क्या है कि वहां पर एक मुसलमान दलित नहीं हो सकता है। क्या ये जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं है? और ये करने वाले कौन है? ये सेकुलरिज्म के सूरमा, यही लोग लेकर आए थे। माइनॉरिटी बना सकते हैं, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी डिक्लेयर करा के रिजर्वेशन रोकना, सर अरे सरकारी ही तो बनेगा वो। शिवम एक सेकंड, आर्टिकल 30 के साथ आर्टिकल 370 की बात भी करना चाहता हूं, जो इतने लंबे समय तक थी, जिसकी इनकी पार्टी के अध्यक्ष खूब विरोध करते हैं, उसको हटाने का दोनों लोग करते हैं। उस आर्टिकल 370 के तहत आपको मालूम है कि वहां के जितने वाल्मीकि थे, दलित थे, उनको ना वोट का अधिकार था, ना नौकरी का अधिकार था। 70 साल तक उनको नौकरी तक ये दलितों की बात कर रहे हैं, ये दलितों की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। 25 से बढ़कर सब 370 हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था ये कि मुसलमानों द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी नहीं है, यहां पर सारे कोटा लागू होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। आज धर्म स्लीव्स पर है और धार्मिक पहचान पर हर बात तय हो रही है।
लेकिन धार्मिक पहचान के आधार पर अगर राजनीतिक भागीदारी तय होने लगी तो चिंताएं भारत के लिए बढ़ जाएंगी। जब तक धर्म पीछे है और राजनीति आगे है, तब तक सब ठीक है।